और जिस गाड़ी का आप रिव्यू करते हैं, क्या वो कंपनी को वो ब्रांड आपको गाड़ी भेजता है या आप खुद किराए पे लेते हैं, किसी दोस्त से मांगते हैं या ख़रीदते हैं, क्या करते हैं? डिपेंड करता है बट साहब, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप खुद खरीद के कर लेते हैं। कई कंपनियां जिनके पास अवेलेबल होता है वो कहते हैं हाँ जी ठीक है हमारी प्रोडक्ट है, आप करें रिव्यू। बट एक चीज़ बड़ा क्लियर होती है, हम उनको बड़ा क्लियर पहले दिन से बताते हैं कि आपने अगर गाड़ी भी दे भी रहे हैं तो आपने हमारा रिव्यू ख़रीदा नहीं है, आपने हमारा ओपिनियन नहीं ख़रीदा। सो बस बच्चा आपका है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमने बतानी है। समझ आती है ठीक है, नहीं तो हम खुद खरीद लेंगे। सो कोई किसी दोस्त से ले लेते हैं, कोई ख़रीद लेते हैं, कोई कंपनी भेज देती है, मिक्स ऑफ ऑल चलता है। बट एक चीज़ हमने अल्लाह का शुक्र है 21 साल में स्टैंडर्ड सेट किया। आप मार्केट में किसी से पूछ सकते हैं कि वी टेक नो डिक्टेशंस। जो हमें इंडिपेंडेंट व्यू लगता है गाड़ी के बारे में वो हम क्लियर बता देते हैं। बाज़ लोगों के ख्याल में कि आप हैवल को बहुत ज़्यादा हाई रेट करते हैं कि उनके साथ आपकी कोई एसोसिएशन है, उनके साथ कोई दोस्ती है या उन्होंने को आपको स्पॉन्सर किया हुआ है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि लोगों को ये भी लगता है और लोगों को ये लगता है कि हम होंडा को बहुत ज़्यादा बैश करते हैं। तो होंडा भी मेरा कस्टमर है, 13 के 13 कंपनी जितने हम सबके साथ काम करते हैं। मेरा उन सबसे बड़ा लव और हेट रिलेशन है। उनको अगर मतलब एक खून माफ़ हो तो शायद वो मेरा हो, तो मैं डिक्टेशन उनमें से किसी से भी नहीं लेता। सो जब किसी की गाड़ी की अच्छाई करो वो खुश हो जाता है, जब बुराई करो तो वो कहते हैं जी दूसरे ने कहा तो कर रहे हैं। सो इसलिए मतलब मैं उस बारे में इतना कोई ख़ास वो नहीं करता। बाकी हैवल का अगर ताल्लुक है, मुझे लगता है कि बड़े अरसे बाद एक ऐसी कंपनी आई थी जिसने मार्केट को डिसरप्ट किया। और एक जो मार्केट में एक कॉन्सेप्ट था कि चाइनीज़ चीज़ शायद जो है ना, मतलब हमारे मुल्क में कहते थे ओरिजिनल वर्सेस आर्टिफिशियल की जगह चाइना लिख दो। तो अब अगर आप देखें 3-4 साल हो गए मार्केट में, इस टाइम पे मार्केट में अगर आप देखें तो वाहिद गाड़ी है जो प्रीमियम पे या बराबर बिक रही है, बाकी सब नीचे बिक रही हैं। मुझे लगता है कि इट्स ट्रू वैल्यू टू मनी। और उनका सिर्फ एक वेरिएंट, ये नहीं कि उनकी सारी प्रोडक्ट, उनकी H6 HEV जो थी गाड़ी वो मुझे बड़ी पसंद थी। इस तरह होंडा सोनाटा मुझे लगता है बड़ी अच्छी गाड़ी है, ट्रू वैल्यू टू मनी है, तो उसकी वजह से है। बाकी ना तो मेरे पास हैवल का कोई शेयर है, ना उनका शेयर 40 से 1400 पे चला गया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी एक बड़ी सिंपल सी पॉलिसी है कि सर जो चीज़ अच्छी है उसके बारे में क्लियरली बोलो। येस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्लेटफॉर्म की आप पावर ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी की चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं और वो लोग ले रहे हैं, तो हम 2016 से 24 में आ गए हैं, 8 साल से हम रिव्यू कर रहे हैं। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि सर ओपन चैलेंज है, मैं वो कह रहे हैं शेयर लिए या नहीं लिए, गाड़ी तो वहीं पे है ना। तो जो अगर आप 8 साल से मैं रिव्यू कर रहा हूँ, आप मुझे गलती निकाल के बता दें कि जी आपने ये रिव्यू किया था, ये तारीफ़ की थी, ये गलत थी। एक गाड़ी के रिव्यू पर आपका कितना खर्चा आ जाता है? क्योंकि जब आपको उसको 3-4 हज़ार किलोमीटर चलाना भी पड़ता है, उसको आपने उसका पेट्रोल भी ज़ाहिर है डलवाना है, उसका ऑयल भी चेंज कराना है, उसे उसमें कोई वेयर एंड टियर भी हो सकती है। अच्छा, मज़े की बात है कि आज तक किसी भी गाड़ी में नुकसान नहीं हुआ। रीज़न ये था कि पाकिस्तान प्रीडोमिनेटली जो है सप्लाई कंस्ट्रेंट मार्केट थी, ऑन की मार्केट थी। तो होता ये था कि आप गाड़ी लें 0 मीटर, मैंने कभी ज़िंदगी में ऑन नहीं पे किया, ठीक है जी। गाड़ी लें 0 मीटर, उसको चलाएं, उसमें पेट्रोल डलवाएं, टोल पे करें, सारा कुछ समेत वो गाड़ी उस नुकसान नहीं देती थी कभी भी। पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि मतलब देखें जिम्मेदारी और उसके लिहाज से बड़ा छोटी कॉस्ट है। क्या कॉस्ट होगी? 4000 किलोमीटर आपने गाड़ी चलानी है, अगर 10 की भी एवरेज दे रही है गाड़ी तो कितना 400 लीटर पेट्रोल खा जाएगी। 400 लीटर पेट्रोल आज के लिहाज से आप लगा लें कितना बनता होगा? 1 लाख का शायद। 1,20,000 बन जाएगा अगर वो बहुत मैक्सिमम वो होगा। बल्कि नहीं, 400, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, 300 रुपये भी अगर लगाएं और 400 हाँ तो इतना ही बनेगा। तो उसके अंदर अंदर हो जाता है। तो वो उससे ज़्यादा तो आप मतलब यूट्यूब वीडियो से भी कमा सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। आपकी अपनी ड्रीम कार कौन सी है? ड्रीम कार के बारे में व्हाट्सएप में हर एक को कहता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है, मैं ना मतलब मुझे एक लोगों को मैं मजाक करता हूँ तो दोस्तों के मैं सोचता हूँ यार ये गाड़ी अल्लाह मियाँ मिल जाए। और आई हैव बिन लकी इनफ कि मैंने बचपन से लेके आए तक जिस गाड़ी के बारे में ड्रीम किया है वो मुझे अल्लाह मियाँ ने अता ज़रूर की है। अच्छा, मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ ये दे दें, इसके बाद दोबारा नहीं मांगूंगा। एग्जैक्ट हफ्ते बाद मैं कहता हूँ अच्छा अगली मांग शुरू करता हूँ। तो जिस तरह बच्चा वहाँ से मांगता है ना, तो इस तरह मैं अल्लाह मियाँ के साथ एक कनेक्शन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा अल्लाह मियाँ ये गाड़ी मिल जाए, फिर नहीं तो चेंज होती रहती है, आगे से आगे की जस्तजू चल रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी पसंद है? अच्छा, मेरी चॉइस गाड़ियों में ज़रा पुरानी गाड़ियों की है, बहुत ज़्यादा पुरानी की नहीं। 90s के अंदर जो है ना, वो मतलब 90s के अंदर एक मर्सिडीज़ आती थी SL, उसको बोलते हैं R129, वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। पाकिस्तान में ये जो इस वक्त जितनी भी ये गाड़ियाँ चल रही हैं इनमें से जैसे टोयोटा की गाड़ियाँ हैं, सबसे ज़्यादा बिकती मेरा ख्याल है टोयोटा की गाड़ी है। रिलायबिलिटी के हवाले से क्राउन कार टोयोटा कहते हैं। सर अगर नंबर के लिहाज से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूनिट अगर बिकते होंगे तो वो सुजुकी के होंगे, बिकॉज एंट्री लेवल कार है, 660 सीसी कार है। मैं कहता हूँ पहले मेहरान थी, अब ऑल्टो पाकिस्तान की नेशनल कार है। अगर उसके बाद अगर आप वैल्यू वाइज देखें तो यस टोयोटा की होंगी। और उसकी रीज़न ये है कि एक तो अर्ली मूवर एडवांटेज है, 93 94 से मौजूद है यहाँ पे, पाकिस्तानी मार्केट को समझते हैं। दूसरा डीलरशिप नेटवर्क सबसे ज़्यादा है। सो अगर आप कहीं भी गाड़ी लेके जाते हैं और ख़राब हो जाती है तो सबसे क्लोजेस्ट डीलर टोयोटा का है।
पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, मैकेनिक बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके मेरा ख्याल है, वो कहते हैं ना कि यू कैन नॉट गो रॉन्ग बाइंग विद टोयोटा, तो पाकिस्तान में वो इस तरह से ट्रू है। लेकिन अब नए एंट्रेंट्स ने आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाना शुरू कर दी है, और अगेन मैं कहता हूँ अच्छी बात है कि कंपटीशन लोगों को चैलेंज कर रहा है, ऑप्शन ऐड कर रहा है, और डिफरेंट पुरानी कंपनियाँ जो पहले थोड़ी कंप्लेसेंट हो गई थी उनको भी मौका मिल रहा है कि दोबारा उठें। एक दौर था कि हमारा जो एक तासुर था कि जो जापानीज़ ब्रांड हैं ये सबसे अच्छे हैं, जी जी, और उसमें कोरियन आए, उनको उतना पसंद नहीं किया गया जितना जापानीज़ को किया गया, और अब चाइनीज़ जो हैं वो अब मार्केट में आ गए। तो आप चाइनीज़ गाड़ियों का मुस्तकबिल कैसा देखते? अच्छा, गाड़ियों की अगर हम हिस्ट्री पढ़ें ना, सबसे पहले अमेरिकन कहते थे गाड़ी हमारे अलावा कोई नहीं बना सकता। वो जापानियों को लुक डाउन करते थे कि ये फीमची कौम है, ये गाड़ी बनाएगी। फिर एक दौर आया कि जापान ने रूल किया, फिर जापान से जब कोरिया पे गया तो जापानीज़ ने कहा जी हमारे अलावा गाड़ी कोई नहीं बना सकता। कोरियन ने लेफ्ट राइट सेंटर उनको मारा क्योंकि वो सस्ती थी। अब जो दौर आ रहा है ख़ासतौर पे इलेक्ट्रिक की तरफ अगर हम जाएँ, तो इलेक्ट्रिक के अंदर चाइना ने अपनी सुपरमेसी बना ली हुई है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्स इन वर्ल्ड चाइना है, और उसमें भी क्लासेस हैं। पहले था कि जी बहुत सस्ती और हल्की गाड़ी होगा, अब अगर आप देखें तो बहुत सी दुनिया की अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जो हैं, या टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो बनती चाइना में, डिज़ाइन कहीं और होती हैं। तो उन्होंने उनके भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने सीख लिया, वो डिज़ाइन करा रहे हैं, कोई ऑडी के डिज़ाइनर से करा रहा है, वो किसी और से करा रहा है, तो दे आर कमिंग बिग टाइम नाउ। यानी आप जो चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं, अगर कोई बायर उन्हें लेना चाहता है तो वो बेफिक्र होकर ले सकता है? डिपेंड करता है कि आप चाइनीज़ गाड़ी कौन सा ब्रांड ले रहे हैं, कौन सा ग्रुप ले रहे हैं, उसके पीछे डिज़ाइनर कौन सा है, टेक्नोलॉजी कौन सी है। सो यस, अभी भी उनके पास ऐसी प्रोडक्ट मौजूद हैं जो बड़ी हल्की क्वालिटी की हैं और प्रीमियम की भी हैं। तो वो उर्दू में कहते हैं ना, जिन्ना गुड़ पाओगे उतना मीठा हो जाएगा, पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में कह रहा हूँ। तो वो जो है आप उसमें आपको हर किस्म की क्लास मिल सकती है। बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से चाइना ने एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, इम्प्रूव किया ओवर द ईयर्स, और आने वाले सालों में वो मार्केट को बहुत डिस्टर्ब करेंगे। एकदम यहाँ पे जो एसयूवीज़ की भरमार हो गई, इससे पहले लोग सीडान लेते थे, इसकी कामयाबी के पीछे क्या फैक्टर्स थे? ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। अगर आप ग्लोबली देखें ना, तो पहले लोग सेडान पसंद करते थे, फिर एक क्रॉसओवर की मार्केट आना शुरू हुई। पाकिस्तान को तो बहुत एंड पे आता है, तो दुनिया में अगर आप देखें, यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर, दुबई के अंदर, हमारा ट्रेंड ज़्यादातर हम लोग यूएई को फॉलो कर रहे होते हैं। तो उन सब में भी अगर आप देखें, ग्लोबली एक डिमांड जो है ना एसयूवी की ज़रूर शुरू की थी। और पाकिस्तानी मार्केट में भी जब नए एंट्रेंट आए तो उन्होंने देखा कि यार सबसे ज़्यादा गैप इस मार्केट में है, तो हर कंपनी ने सबसे पहले एसयूवी लॉन्च की। लोग कहते हैं जी नीचे वाली जो है मार्केट 660 में कोई क्यों नहीं आ रहा। तो मैं हमेशा समझाता हूँ कि ये कंपनियाँ एनजीओज़ नहीं हैं, उनको प्रॉफिट बनाना है। उनको जहाँ ज़्यादा डिमांड नज़र आएगी, जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, जहाँ कंज्यूमर के पास बाइंग पावर ज़्यादा होगी, वो वहाँ पे लॉन्च करेंगे। और सब ने, इसीलिए आप देखें तो क्रॉस ओवर मार्केट को हिट किया सबने। पाकिस्तान में इस पूरे खित्ते की निस्बत सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ क्यों हैं? सर, बिल वास्ता और बिला वास्ता सबसे ज़्यादा टैक्स भी इस खित्ते में ही है। सो अगर आप आज गाड़ी पाकिस्तान में बना रहे हैं, जो सीकेडी गाड़ियाँ जिनको बनाते हैं, हम कंपनियों को बड़ा बुरा भला कहते हैं, तो आज 100 रुपये की गाड़ी में 52 रुपये टैक्स है। तो 52% ऑफ एवरी कार इज़ टैक्स, अगर वो लोकल बनती है। अगर इम्पोर्ट होती है तो 432% ड्यूटी। ये जो आप और मैं लग्जरी गाड़ियाँ देख रहे हैं पाकिस्तान में, मैं तो कहता हूँ सलूट है इन लोगों को जो ले रहे हैं। अगर दुनिया में देखें तो इसकी कॉस्ट 1/5 है, महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं। तो टैक्स इज़ द बिगेस्ट थिंग आई गेस, जिसकी वजह से अगर आपको गाड़ियाँ महंगी लगती हैं। पिछले कुछ अरसे में गाड़ियों की जो सेल है वो बढ़ी है या ड्रॉप हुई है? न्यू कार की जो प्रोडक्शन है वो भी नीचे गई है, सेल भी नीचे गई है। सो अगर हम अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखते आ रहे हैं, 2016 में पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई थी, तब पाकिस्तान साल की तकरीबन 1,50,000 गाड़ियाँ बनाता था। वो 18, 19, 20 में फिगर तकरीबन 2.5 लाख के करीब गया पीक पे। और हम अगर कोरोना ना आता और जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये 4 से 5 लाख पे जाएगा 14 ऑटो मैन्युफैक्चर के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी आप 1.5 लाख के फिगर पे खड़े हैं। यानी 3 ऑटो मैन्युफैक्चरर भी 1.5 लाख बना रहे थे और 13 भी 1.5 लाख बना रहे हैं। सो केक का स्लाइस जो है ना वो छोटा हो गया, केक उतना ही है, अब वो डिवीज़न 13 कंपनियों में हो रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिक डाउन टर्न है पाकिस्तान का।